हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 देखने वाला है। ये पार्ट हमारा जो है लास्ट पार्ट होने वाला है फॉर दिस चैप्टर। दैट मीन्स कि विद द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो हम लोग इस चैप्टर को भी कर लेंगे कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ डेटा में हम लोगों ने वेरियस चीजें पढ़ ली। हम लोगों ने देख लिया प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इनके सोर्सेस क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, सब कुछ जो है बहुत डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। नाउ जब पूरा कलेक्शन होता है तो क्या कलेक्शन हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इन दी सेंस कि जो भी कलेक्शन ऑफ डेटा हो रहा है, क्या ये चीज पॉसिबल है कि वहां पर कोई भी थोड़ी बहुत भी गलतियां ना हो? नहीं है ना पॉसिबल। मतलब हो सकती है गलतियां, बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि हाँ देयर कैन बी लाइक कुछ ना कुछ एरर्स या कुछ जो है मिस्टेक्स हो सकती है। हम लोग नॉर्मली छोटा मोटा काम करते हैं उसमें मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपरली पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडरटेक कर रहे हो और वहां पर अगर आप डेटा वेटा कलेक्ट कर रहे हो तो देयर आर लाइक कंप्लीट पॉसिबिलिटीज कि हाँ यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ फ्लॉज या कुछ ना कुछ जो है हमें मिस्टेक्स या एरर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एरर्स क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मेनली उसी को ही समझने वाले हैं। प्लस हम कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे अपने जो सैम्पलिंग और वी कुड से कि जो डेटा कलेक्शन है उसकी, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स देखेंगे कि आपको जो है सैम्पलिंग मेथड का जो प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं, किस चीज पर ये बेस्ड होती है। प्लस उसके बाद में वील सी सम ऑफ द एरर्स, ठीक है। अब सैम्पलिंग क्या होता है, कैसे आप जो है सैंपल को कलेक्ट करते हो, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस, इसे हम लोगों ने अपने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। आई होप सो कि आपने वो चीज कंप्लीट कर ली है। नाउ स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग। प्रिंसिपल्स मतलब कि क्या वो कुछ प्राइम चीजें हैं जिनके बेसिस पर जो है सैम्पलिंग चलती है, या फिर वी कैन से कि क्या वो प्राइम चीजें हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी वी आर लाइक कलेक्टिंग या डूइंग अ रिसर्च थ्रू सैम्पलिंग मेथड, ठीक है। So there are two important principles on which the theory of sampling is based. कौन कौन से principles हैं? So the law of statistical regularity and the law of inertia of large numbers. ये दोनों ही क्या है, इसे हम लोग जो है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। These principles are sometimes referred to as laws of sampling. इन्हें हम लोग principles of sampling तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम इन्हें लॉज ऑफ सैम्पलिंग भी कहते हैं। मतलब कि आपका जो एक इफेक्टिव सैम्पलिंग है, या हम बोलें कि आपका जो पूरा सैम्पलिंग है वो इन पर जो है डिपेंडेंट है, इन पर ये बेस्ड होता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब ये क्या है इसको समझते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ एडिक्वेट साइज इज सिलेक्टेड from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of the population. हम लोगों ने क्या समझा है सैम्पलिंग में कि जब भी आप कोई भी सैंपल चूज करते हो या सैंपल को कलेक्ट करते हो तो आप लोगों को ये देखना है कि आपका जो सैंपल आपने लिया है, ठीक है, वो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है अपने लास्ट वाले लेक्चर में, अच्छे से इसको जो है डिटेल में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो सैम्पलिंग में इट इज नेसेसरी कि आपने जो भी पर्टिकुलर जो है यूनिट्स को एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल कलेक्ट किया है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए आपकी पूरी पॉपुलेशन के, ठीक है। वही चीज इसका लॉ बोल रहा है या इसका प्रिंसिपल बोल रहा है, दैट इज लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये लॉ यही चीज स्टेट कर रहा है कि आपका जो सैंपल है उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होनी चाहिए जो कि आपकी पॉपुलेशन में है, ठीक है। तो बस वही चीज है, कुछ भारी भरकम टर्म्स यूज कर लिए गए हैं, बाकी मतलब वही है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, लगना चाहिए कि हाँ कोई अच्छा सा लॉ जो है यहाँ पर हमें फ्रेम करके बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये चीज यहाँ पर, ठीक है। It implies that in a randomly selected sample, each and every item of population has an equal chance of being selected in the sample. Also ये क्या बोल रहा है कि जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हो, ठीक है, या आप रैंडमली किसी सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो
तो वहां पर ये चीज जो है होनी चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर आइटम के पास में, हर एक पर्टिकुलर यूनिट के पास में जो है इक्वल चांस हो सिलेक्ट होने का। रैंडम सैम्पलिंग में हम लोगों ने ये देखा है ना कि जितनी भी पॉपुलेशन में आपके पास में आइटम्स हैं, सबके पास में इक्वल चांस होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। वहां पर हम बायसनेस वाली चीज नहीं बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली ये लॉ वही आपको स्टेट कर रहा है कि कोई भी काइंड ऑफ बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि आप रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो, या अगर आप ये चीज बोल रहे हो कि आप रैंडमली जो है आपके सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि अगर आपकी पॉपुलेशन में 10 आइटम है तो सारे 10 आइटम के पास में इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा जो है किसी को ये नहीं पता होना चाहिए ना कि नहीं नहीं हमें तो पता है हम तो सिलेक्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो है प्रोबेबिलिटी किसी के पास में नहीं होनी चाहिए। हर एक पर्टिकुलर आइटम के पास में जो है इक्वल चांस होना चाहिए कि हाँ वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली आपका जो है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, ठीक है। इसके अंदर वही चीज है जो हम लोगों ने किसमें पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल में। बस इसको जो है लॉ का नेम देके हमने लिख दिया है, या फिर वी कैन से लाइक दिस कि ये लॉ बनाया गया, इसके बेसिस पर हमने जो है कुछ गुड सैंपल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया था, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, थोड़ा सा इसके टर्म से जाएंगे। लार्ज नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जितना लार्ज आपका सैंपल उतनी ही एडिक्वेट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट। ये चीज हमें तो बहुत अच्छे से पता है, जितने ज्यादा आपके यूनिट्स या आइटम्स रहेंगे सैंपल में, उतना ही ज्यादा जो है हमारे पास में एडिक्वेट इंफॉर्मेशन मिलने की हमें प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो बस वही चीज जो है वो ये लॉ आपको बोल रहा है कि जितना जो है लार्ज आपका सैंपल रहेगा, जितना जो है ज्यादा आइटम्स आपके सैंपल में रहेंगे, उतना ही जो है ज्यादा एक्यूरेट आपको आंसर देखने को मिलेगा। So according to this law, the aggregates or averages obtained from a large group are more stable than the aggregates or averages obtained from small group. That is, larger the size of sample, more accurate the results are likely to be. ठीक है, तो ये लॉ क्या बोल रहा है आपको कि जितना जो है आपका सैंपल लार्ज रहेगा, उतनी ज्यादा जो है हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी एज कंपेयर टू द स्मॉल ग्रुप, ठीक है। सो दिस लॉ इज कोलरली टू द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। साथ में चल रहे हैं, ये जो लॉ है ये एक दूसरे को प्रूव करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। कि आपका जो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स है वो इस पर्टिकुलर लॉ में जो चीजें लिखी है उसको भी क्या कर रहा है, मान रहा है। और ये जो आपका लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी है वो आपके लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स को मानता है। इन दी सेंस ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ठीक है। ये साथ साथ में चलने वाले हैं। अगर ये दोनों को आप साथ में लेकर चलोगे तो आपका जो सैम्पलिंग है वो बहुत ही अच्छा हो सकता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल लॉ of behavior, that is the behavior of the phenomena on a large scale is generally stable, ठीक है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ बिहेवियर पर ये थोड़ा सा बेस्ड है। इतनी चीजें आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि हाँ ये लॉ क्या बोल रहा है उतना सफिशिएंट रहेगा। बाकी इसका मतलब क्या होता है कि ये लाइक नॉर्मल सी चीज है कि अगर आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है तो ऑब्वियसली आपको वहां से जो डेटा मिलेगा वो ज्यादा स्टेबल मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर्ड कि अगर आपके पास में एक स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। रीजन ये हो सकता है उसमें कि जो स्मॉल ग्रुप है, मान लो आप जो है 4 आइटम्स को आपने चूज किया है या 4 यूनिट्स को आपने चूज किया है एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, और आप उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। मान लो उसमें से 2 बायस हो गए, ठीक है, वो आपको ट्रू इंफॉर्मेशन ना दे रहे हो, ठीक। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपका जो डेटा आपको मिलने वाला है वो उतना स्टेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, मान लो आपको 4 लोग आप लोगों ने मतलब 4 आइटम्स को चूज किया है एंड चारों ही अलग अलग चीज पर बात कर रहे हो या अलग अलग चीज आपको बता रहे हो,
तो दिक्कत हो जाएगी कि अब आप जो है किस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचो। इसी की जगह पर अगर आपने जो है 10-15 आइटम्स को लिया है एज इन द फॉर्म ऑफ सैंपल, तो वहां पर जो है आप मेजॉरिटी विंस करके जा सकते हो, प्लस जो भी माइनॉरिटीज उसमें निकलेगी या माइनॉरिटी वाला जो कंक्लूजन निकलेगा उसको भी कंसिडर किया जा सकता है इन अ वे कि हम लोग जो है मतलब उस पर जो है ये ध्यान दिया जा सकता है कि वैसे तो मेजॉरिटीली जो है हमारे पास में ये पर्टिकुलर डेटा आया है, लेकिन देयर आर सम थिंग्स जो हमें माइनॉरिटी से भी पता चला है। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। ऑल राइट, तो ये जो है ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स बोलता है, जितना ज्यादा लार्ज आपकी जो है सैंपल रहेगा या जितना ज्यादा जो है आपका लार्ज ग्रुप रहेगा, उतनी ही ज्यादा स्टेबल एंड एक्यूरेट जो है इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एज कंपेयर टू योर टू द स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है, देन यहाँ पर जो है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम कुछ एरर्स पर, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर्स। ठीक है, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि जो है हमसे गलतियां नहीं हो सकती है, इवन एक्सपर्ट्स डू जो है आपकी मिस्टेक्स। ठीक है, तो उनसे भी जो है मिस्टेक्स होती है। तो ये एरर्स कैसे अराइज होते हैं, क्यों मिस्टेक्स हो रही है और किस किस टाइप के एरर्स होते हैं, क्या उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस चीज को जो है बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं अंडर दिस पर्टिकुलर हेड, दैट इज स्टैटिस्टिकल एरर्स। So statistical error refer to the difference between the collected data and the actual value of facts। ठीक है, जो statistical error है वो क्या है कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है और जो एक्चुअल वैल्यू है फैक्ट्स की, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, मैंने बोला है कि एवरी मंथ जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका मैं नंबर बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, उसके हिसाब से मैं रोड एक्सीडेंट्स का जो है नंबर बता रही हूँ। मान लीजिए वो हमारे पास में जा रहा है कुछ 278। ठीक है, मान लो ये पर्टिकुलर डेटा मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन ये मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन एक्चुअल जो नंबर्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है। ठीक है, एक्चुअल नंबर्स जो हैं ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स मान लीजिए दैट इज समवेयर अराउंड 315। अब ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, दैट इज बेसिकली आपका स्टैटिस्टिकल एरर। तो जितना ज्यादा आपका एरर दिख रहा है, जितना ज्यादा इनके बीच में डिफरेंस है, उतना ज्यादा क्या है आपका एरर है। जितना कम इनके बीच में डिफरेंस है, उतना ही कम जो है आपका एरर है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल एरर कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है और जो एक्चुअल वैल्यू है डेटा की, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक, आई गेस दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मतलब थोड़ा सा जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि स्टैटिस्टिकल एरर होता क्या है। नाउ रीजंस क्या है, ये एरर क्यों अराइज होते हैं। तो सच एरर्स में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग सैंपल्स। ठीक है, मान लो आपने सैंपल रॉन्ग कलेक्ट कर लिया है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर एरर अराइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मुझे रोड एक्सीडेंट्स का पता करना है कि कितने हैं कितने नहीं हैं, तो मैं अगर प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस एंड ऑल के पास में जा रही हूँ, ठीक है, जो रोड मिनिस्ट्री की जो वेरियस नॉट रोड मिनिस्ट्री बट आई वुड से कि जो आपके लाइक पूरा जो मैकेनिज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, अगर मैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो आई कैन से कि हाँ दैट इज मोर रिलायबल। अब अगर मान लो मैं डेटा कलेक्ट करने चली गई कि अच्छा एक हाईवे है, हाईवे पर जो है जो घर बने हुए हैं, ठीक है, हाईवेज पर भी रेसिडेंशियल चीजें होती है, ठीक है, दूर दूर पर मिलेगी लेकिन आप लोगों को मिलती है। तो वहां पर जो एक घर बना हुआ मुझे दिखा, मैं गई उन लोगों के पास में और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताओ कि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, लगभग कितने हो जाते होंगे। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर मेरा जो सैंपल कलेक्शन है दैट इज रॉन्ग। मैं गलत जो है आइटम के पास में या गलत जो है पर्सन के पास में गई हूँ अपने डेटा को कलेक्ट करने। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने सैंपल चूज किया है दैट इज रॉन्ग। तो अगर मैं रॉन्ग सैंपल को चूज करूंगी तो एरर्स तो आने ही है। ठीक, देन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द रिस्पोंडेंट्स। मान लो रिस्पोंडेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो फिर अगेन एरर विल अराइज। ठीक है, हमने तो गए थे ये हम तो अच्छे से प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने, लेकिन जो रिस्पोंडेंट था उसने हमें गलत इंफॉर्मेशन दे दिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से एरर अराइज हुआ। देन कलेक्शन ऑफ डेटा बाय एस्टिमेट्स।
हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कुछ एस्टिमेट्स के बेसिस पर, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एस्टिमेट्स के बेसिस पर जा रहे हैं कि हाँ इतना होगा यार, ठीक है, हम बारिश हमें लग रहा है कि अच्छी हो जाएगी इस ईयर, अब ये हम एस्टिमेट्स पर जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हम अगर एस्टिमेट्स पर जाएंगे, एक्चुअल डेटा पर नहीं जाएंगे, तो भी जो है एरर्स बिल्कुल अराइज हो सकते हैं। देन पर्सनल प्रीजुडाइज ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर ये आपका बायस है, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर पार्शियल है, तो अकॉर्डिंगली जो आपका क्या है एरर है वो अराइज हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं आपके स्टैटिस्टिकल एरर्स के। नाउ सोर्सेस क्या है स्टैटिस्टिकल एरर्स के, दैट मीन्स जो है हम ब्रॉडली कैसे डिफाइन करते हैं इन एरर्स को और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज को समझते हैं। सबसे पहले इज द एरर ऑफ ओरिजिन। अब एरर ऑफ ओरिजिन में किस टाइप के एरर्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं उस पर आते हैं। तो एरर ऑफ ओरिजिन अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, डिफेक्टिव क्वेश्चनर, improper sampling or the inherent instability of collected data। बेसिकली जो आपका ओरिजिन वाला एरर है दैट इज कि आपका जो कलेक्शन है उसमें आपने कुछ गलती की है, ठीक है, आपके साइड से कुछ मिस्टेक्स हुई है, एक इन्वेस्टिगेटर के साइड से कुछ मिस्टेक्स हुई है, उसने या तो प्रॉपरली जो है ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं किया है, या इन्वेस्टिगेटर इज बायस, या प्रॉपर सही मेथड का आपने यूज नहीं किया है। तो अगर इस बेसिस से कुछ भी एरर अराइज होता है या इस बेसिस पर जो है अगर कोई भी काइंड ऑफ जो है मिस्टेक अराइज होती है तो दैट इज नोन एज एरर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। देन एरर ऑफ मैनिपुलेशन, so these errors arise due to manipulation in counting, measurement, description and approximation of various figures, ठीक है। मैनिपुलेशन दैट इज बेसिकली कि जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हमें भी पता है कि थोड़ा सा जो है डगमगाना, ऑलराइट। अगर आप लिटरल मीनिंग पर जाते हो मैनिपुलेशन के, तो जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई एम मैनिपुलेटिंग यू कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, तो मैं आपको एक काइंड से भड़का रही हूँ थोड़ा सा, राइट, वो चीज होती है। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिकल एरर्स में बोल रहे हो मैनिपुलेशन का एरर, तो दैट इज बेसिकली कि आपने कहीं पर जो है काउंटिंग वगैरह में मिस्टेक की है, या कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में कुछ चीजें आपने की है, या आपने जो वेरियस फिगर्स लिए हैं उसमें कहीं पर आपने कुछ मिस्टेक किए। देखो ओरिजिन में क्या मिस्टेक हुई है, ओरिजिन में ये मिस्टेक हुई है कि आपके जो है ना मेथड्स में कुछ गड़बड़ी है या आपके ऑब्जेक्टिव में कुछ गड़बड़ी है। मैनिपुलेशन में क्या है कि जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है उसके बाद में उसमें आपने जो है कुछ कुछ गलतियां कर दी, ठीक है। मैनिपुलेशन को मेनली आप जो है थोड़े नंबर्स के साथ में आपको लेकर जाना रहेगा। देन एरर ऑफ इनएडिक्वेसी, तो इट मे अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ इनकम्प्लीट और अनरिप्रेजेंटेटिव डेटा। इनएडिक्वेसी, आपका जो डेटा है दैट इज इनएडिक्वेट, ठीक है, आपने प्रॉपर कलेक्शन नहीं किया या आपने जो है प्रॉपरली जो है उसका कंक्लूजन नहीं निकाला है, आपने प्रॉपर या वी वुड से कि कंप्लीटली जो है अपने कलेक्शन ऑफ डेटा को कंप्लीट नहीं किया है, तो अल्टीमेटली आगे तक ये एरर चलता ही जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर कि कहां से जो है आपका एरर अराइज हो सकता है। देन आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर पर। सोर्सेज देख लिया, नाउ व्हाट आर द टाइप्स। तो देयर आर सम सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स, बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स। बायस्ड एंड अनबायस्ड तो आई गेस आप लोगों को नाम से समझ में आ गया होगा कि जहां पर बायसनेस की वजह से, बायसनेस किसी की भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर, रिस्पोंडेंट्स, किसी की भी बायसनेस हो सकती है, अगर उसकी वजह से स्टैटिस्टिकल एरर अराइज हुआ तो दैट वुड बी बायस्ड। अनबायस्ड कि सब कुछ क्या है, सब कुछ जो है सही सही चल रहा था फिर भी कुछ एरर अराइज हो गया, यहाँ पर बायसनेस नहीं हुई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बायसनेस कोई अगर एरर अराइज हुआ है तो वो इसमें आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स पर। तो देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सैम्पलिंग एरर्स दैट मींस बेसिकली कि आपका जो भी एस्टिमेटेड वैल्यू आपने निकाली है और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि अभी आप लोग स्टैटिस्टिकल एरर में पढ़ कर आए ना, वही कुछ चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो सैम्पलिंग एरर रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल्स एस्टिमेट एंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। The difference between the actual value of a parameter of the population which is not known and its estimate from the sample is the sampling error, ठीक है। Ultimately
जो आपका सैम्पलिंग एरर है वो क्या है, वो ये है कि आपने जो भी सैंपल्स को कलेक्ट किया, आपने उससे जो भी डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा और जो एक्चुअल वैल्यूज होनी चाहिए उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली सैम्पलिंग एरर। जो स्टैटिस्टिकल एरर देखा ना, तो स्टैटिस्टिकल एरर को ब्रॉडली हम यही बोलते हैं। अब वो किसी भी पर्टिकुलर जो है रीजन की वजह से अराइज हो सकता है। जब आप सैम्पलिंग एरर की बोल रहे हो तो सैम्पलिंग एरर बेसिकली अराइज हो रहा है बिकॉज आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना। तो आपने जो भी सैंपल कलेक्ट किया है उससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली वहां पर ये चीजें आ रही है, ठीक है, कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसमें और जो एक्चुअल डेटा होना चाहिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस इज सैम्पलिंग एरर। So the magnitude of the sampling error can be reduced by taking larger sample. अभी हम लोग प्रिंसिपल में भी पढ़कर आए कि अगर आप लार्ज सैंपल रखोगे तो वो ज्यादा बेटर है। सेम चीज यहाँ पर कि जो आपका मैग्नीट्यूड है सैम्पलिंग एरर का वो आप रिड्यूस कर सकते हो लार्जर सैंपल्स लेकर, ठीक है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस कि जो डिफरेंस, जो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आता वो कम आप कर सकते हो अगर आप लार्ज सैंपल्स को लेते हो तो, ठीक है। देन आते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर पर। अब नॉन सैम्पलिंग एरर इज बेसिकली व्हाट, सो एन एरर्स दैट ऑकर इन एक्वायरिंग, रिकॉर्डिंग एंड टैब्यूलेटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। जो आपके नॉन सैम्पलिंग एरर है ये कब जो है आ रहे हैं या कब इस पर्टिकुलर जो है आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स कब अराइज हो रहा है, तो आप या तो डेटा को एक्वायर कर रहे हो या आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो या आप उसे टैब्यूलेट कर रहे हो, ठीक है। अल्टीमेटली सैंपल को कलेक्ट करने के बाद वाले जो वी वुड से कि सैंपल को चूज करने के बाद वाले जो एरर्स है, ठीक है। सैम्पलिंग एरर में हमने देखा कि सैंपल्स की वजह से कुछ दिक्कत होगी। नॉन सैम्पलिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि सैंपल्स तो हमने ले लिए, अब उनसे जो हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली टैबुलेट वगैरह कर रहे हैं, उसमें कहीं पर हमने मिस्टेक की है, ठीक है। सैंपल में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हमारा पूरा रिकॉर्डिंग, एक्वायरिंग, इन सारी चीजों में। या तो जो है हम सही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं अपने सैंपल से, ठीक है, हम सही मैनर में डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी उसका एक एरर हो सकता है, ठीक है। सो नॉन सैम्पलिंग एरर्स आर मोर सीरियस देन सैम्पलिंग एरर्स। रीजन, सैम्पलिंग एरर्स को आप कम कर सकते हो आप लार्ज सैंपल्स लेके, लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर्स का क्या, नॉन सैम्पलिंग एरर्स में सैंपल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन आप उसको प्रॉपरली नहीं जो है ना रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। सो द मेन कॉज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर आर एरर्स ड्यू टू नॉन रिस्पॉन्स। अब मान लो हमें रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे सैंपल्स हैं वो हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट, हमने मेजरमेंट में गलती कर दी। एरर्स ड्यू टू लैक ऑफ प्रिसाइजनेस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट। एरर ड्यू टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर ETC। ये सारे जो है ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने सैंपल को चूज करने में गलती नहीं की है, बल्कि उसके बाद में कुछ गलतियां जो है या कुछ एरर्स जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर आर, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज एरर इन डेटा एक्विजिशन। दैट मीन्स जब आप डेटा को एक्वायर कर रहे हो तब कुछ एरर अराइज हो रहा है। इन दी सेंस जो इन्वेस्टिगेटर है वो प्रॉपर सही डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। So this type of error arises from recording of incorrect responses और recording the data, ठीक है। Then non-response errors क्या होते हैं कि response ही नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, तो that would be non-response। आपका जो sample है वो आपको आंसर ही नहीं दे रहा है, वो आपको information provide ही नहीं कर रहा है, तो वो आपका non-response error में आता है। तो non-response occurs if the interviewer is unable to contact a person listed in the sample or a person from the sample refuses to respond, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें आएगी कि जो सैंपल है वो हमें रिस्पॉन्ड करने से मना कर दे, या फिर जो इन्वेस्टिगेटर है उसे जो भी पर्टिकुलर सैंपल्स आपने सिलेक्ट किए हैं, लिस्ट ऑफ जो भी आपके पास में नेम्स हैं, आप उन्हें कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वही कि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला कुछ। देन सैम्पलिंग बायस, मान लो सैम्पलिंग बायस हो रहा है, ठीक है, तो अगर सैम्पलिंग बायस है दैट मीन्स कि आपका इन्वेस्टिगेटर क्या है, आपका इन्वेस्टिगेटर बायस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, रिजल्ट्स भी आपको बायस ही मिलेंगे, ठीक है। सो इट ऑकर्स व्हेन द सैम्पलिंग प्लान इज सच that some members of the target population could not possibility
could not possibly be included in the sample। तो ये अल्टीमेटली फिर से जो है इन्वेस्टिगेटर के साइड से जो है ये चीजें हुई है, ठीक है, कि उन्होंने अपना सैंपल को ही ऐसा चूज किया है कि आप पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले रहे हो, एंड उसमें से भी फिर अगर आपका बायसनेस आ गया और आपने पहले से सोच के रखा है कि नहीं हमें तो यही पर्टिकुलर सैंपल चाहिए, ठीक है, तो वो आपका जो है सैम्पलिंग बायस में आता है। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स पर। आई गेस सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स आप लोगों को क्लियर है। अब बायस्ड एंड अनबायस्ड एरर्स अगर हम लोग देखें तो बायस्ड एरर्स क्या है, तो एन एरर व्हिच अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ सम बायस or imbalance on the part of investigator, informant or instruments of counting, measurement of experiment is called biased error। biased error मतलब कि biasness कहीं पर भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, सिर्फ इन्वेस्टिगेटर की साइड से नहीं बल्कि जो भी चीजें इंक्लूड हो रही है, पूरा जो डेटा कलेक्शन है, पूरे जो हमारे मेथड्स हैं, उनमें से किसी भी चीज में अगर आपको बायसनेस देखने को मिल रही है, अगर आपके रिस्पोंडेंट्स बायस है, तो आपको जो है ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिलेगी, दैट इज बायस्ड एरर वाली जो कंडीशन है दैट विल अराइज, ठीक है। देन अनबायस्ड एरर, so an error which does not take place on account of any bias with anybody but for a chance or a principle is called an unbiased error। such errors arise automatically without any motive। biased errors are motive वाले होते हैं, ठीक है, कि वो जो भी पर्सन जो है बायस है वो चाह रहा है कि जो है वो कलेक्टेड डेटा को मैनिपुलेट कर सके, लेकिन अनबायस्ड एरर किसी पर्टिकुलर मोटिव से नहीं अराइज होता है, वो ऑटोमेटिकली अराइज होते हैं, उसमें किसी भी जो है पर्सन का, किसी भी रिस्पोंडेंट, किसी भी इन्वेस्टिगेटर, किसी भी मेथड कोई रोल नहीं होता है, सब कुछ अपने अपने हिसाब से ही चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो है एरर्स अराइज हो जाते हैं, तो दैट इज बेसिकली अनबायस्ड एरर। ऑल राइट, आई गेस इतनी सारी चीजें क्लियर है कि क्या जो है आपके वेरियस काइंड ऑफ एरर्स होते हैं। नाउ कम्स टू मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एरर्स। आप स्टैटिस्टिकल एरर्स को मेजर कैसे करते हो, ठीक है, उसको मेजर करने के क्या मेथड्स हैं। सो बेसिकली यू हैव टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज द रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट, जब भी आप एब्सोल्यूट या ऐसे कुछ टर्म्स सुनते हो ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है एब्सोल्यूट कि जैसे कि मैंने बोला 278 रोड एक्सीडेंट्स, ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, लेकिन एक्चुअल डेटा इज व्हाट, एक्चुअल डेटा इज 315। तो अब कंप्लीटली मैं इन दोनों के बीच का क्या निकाल दूं, डिफरेंस निकाल दूं, वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, कि आपने जो है प्रॉपर एक वैल्यू बता दी है कि ये चीजें हैं। आपका रिलेटिव क्या होगा, रिलेटिव इज बेसिकली इन दोनों के बीच का मैं परसेंटेज, रेशियो, ऐसा कुछ भी फाइंड आउट कर दूं, ठीक है, मैं मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज को ना शो करके कुछ रेशियोज एंड ऑल्स में अगर आपको बताऊं तो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी योर रिलेटिव एरर, ठीक है। सो एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड इट्स एस्टिमेटेड और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। रिलेटिव क्या होगा, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है आपके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। जो वेरियस स्टैटिस्टिकल एरर्स हैं वो समझ में आ गए, इन्हें इनका मेजर क्या होता है ये भी आई होप सो समझ में आ गया है, एंड जो प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पलिंग है आई गेस ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। एंड आई होप सो कि जो पूरा ही चैप्टर है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। विद दिस हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है एंड आई गेस कि आप लोगों को क्लियर भी है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर डेडिकेटेडली जो ह्यूमैनिटीज के बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत होने दीजिए। फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए जो है ह्यूमैनिटीज के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आपके वेरियस एजुकेटर्स जो है वो आप लोगों को आपके वेरियस जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स पाने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज साक्षी वी।
SAKSHIV। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, उसे जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग आपके कौन से टीचर कौन सा वीडियो लेकर आ रहे हैं, किस टाइम पर, ये सारी चीजें। ठीक है, आई होप सो ये सभी कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है, एंड ये जो हमारा चैप्टर है कलेक्शन ऑफ डेटा, ये भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।